नमस्कार, 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा से पहले जेडीयू अपने संगठन में फेरबदल कर जोर लगा रहा है। नीतीश कुमार ने जेडीयू की स्पेशल 23 टीम भी बना दी है, जो आने वाले चुनाव में पार्टी के कोर वोट बैंक को एकजुट रखने के साथ ही चुनाव में जीत की रणनीति पर भी मंथन करेंगे। आखिर क्या है जेडीयू की चुनावी रणनीति, देखिए इस खास रिपोर्ट में। – 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ चुके हैं। तभी तो चुनाव में कोर वोट बैंक को साथ रखने के लिए नीतीश ने स्पेशल 23 का गठन किया है। ये स्पेशल 23 न केवल सामाजिक समीकरण का ख्याल रखेंगे, बल्कि चुनाव में जेडीयू के तीर की धार को भी तेज करेंगे। नीतीश की ये स्पेशल 23 क्या है, इसे भी समझिए। कोर वोट बैंक की किलेबंदी में जुटे हैं नीतीश की कोर टीम में 23 सदस्य शामिल किए गए। 45% यानी 10 सदस्य ओबीसी और ईबीसी वर्ग से हैं। 5 कुर्मी और 2 कुशवाहा वर्ग के सदस्य शामिल किए गए हैं, जबकि टीम में 3 अल्पसंख्यक को जगह मिली है। स्पेशल 23 में 3 सवर्ण नेता को जगह मिली है, तो वहीं 2 दलित नेता भी स्पेशल 23 में शामिल किए गए हैं। अशोक चौधरी और आलोक कुमार सुमन को जगह मिली है। नीतीश के स्पेशल 23 में शामिल सदस्यों को आखिर कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, इसे भी जान लीजिए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बने हैं। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 55 दिन बाद ये कदम उठाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश की स्पेशल 23 टीम बनी है। छिटकते कोर वोट बैंक को साधने की रणनीति तैयार की जा रही है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं जेडीयू ने संगठन में भी बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने पुराने प्रदेश संगठन को खत्म करते हुए नए संगठन की घोषणा की। 300 सदस्य की जगह मात्र 115 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें 10 उपाध्यक्ष और 49 महासचिव बनाए गए हैं। 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जो टीम को हम लोग को खड़ा करना है, तो उसमें हम लोगों ने नई कमेटी के बनाया है, नई कमेटी का घोषणा किया है। और नई कमेटी के घोषणा में हम 115 की कमेटी बनाई है, जिसमें 10 उपाध्यक्ष हैं, 49 महासचिव हैं और 46 सचिव हैं और 9 जो है हमारे प्रवक्ता हैं। और सभी समाज हर वर्ग के लोगों को उसमें भागीदारी दी गई है, हिस्सेदारी दी गई है। नहीं, सलाहकार समिति भंग की गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे, हमको लगता है अध्यक्ष जी को लगता होगा कि जो बहुत सक्रिय नहीं थे, क्रियाशील नहीं थे, तो नए तरीके से गठन किया जाएगा भविष्य में। बिहार में अगले साल चुनाव होना है, पर उससे पहले ही जेडीयू किसी भी हाल में मुकम्मल तैयारी कर लेना चाहती है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी लगातार अपने कैडर में फेरबदल कर कमेटी बनाकर पूरी ताकत लगाना चाहती है, ताकि चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को पूर्णिया के चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा क्षेत्र का एरियल सर्वे किया है और इसके साथ ही शहर से हवाई सेवा शुरू किए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश भी दिए। इसके अलावा सीएम ने 4 थाना भवनों का उद्घाटन भी किया। सीमांचल में विकास की गति को लेकर सीएम नीतीश कुमार बेहद गंभीर दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीमांचल में विकास कार्यों को रफ्तार देना चाहते हैं। शनिवार को पूर्णिया पहुंचे नीतीश कुमार चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे पर उतरे और एयर सर्विस से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी, एयरफोर्स के अधिकारी, मंत्री लेसी सिंह, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, सदर विधायक, कमिश्नर, डीएम और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ भी मौजूद थे। पूर्णिया में उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। चूनापुर एयरपोर्ट से सीएम ऐतिहासिक काझा कोठी तालाब परिसर पहुंचे। काझा कोठी को दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी का
सीएम ने जायजा लिया। यहीं से मुख्यमंत्री ने रिमोट के जरिए 4 थाना भवन के साथ ही पूर्णिया पुलिस लाइन में बने विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। पूर्णिया में चल रहे स्टार्टअप योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण भी किया और स्टार्टअप से जुड़े लोगों से बातें भी की। पूर्णिया से हवाई सेवा जल्द शुरू करने पर जोर। बिहार सरकार ने AAI को 52.18 एकड़ जमीन पहले ही दे दी थी। दोनों के बीच MOU भी हो चुका था। बाकी की 15 एकड़ जमीन और 4 लेन कनेक्टिविटी रोड की मांग थी। सीएम की बैठक में इस मुद्दे को भी सुलझा लिया गया है। वो सभी मुद्दे पर विमर्श हुआ। 15 एकड़ जमीन देने वाली बात तो पहले हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले एग्री कर चुके हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। 52 से अधिक जमीन, 52 एकड़ से अधिक जमीन भी दे दी गई है, वो भी समाधान हो गया है। और भी रास्ता का है, उस पर भी आज भी विमर्श हुआ। पूर्णिया सीमांचल का सबसे बड़ा शहर है। इलाके से हवाई सेवा शुरू करने की मांग यहाँ काफी पुरानी है। ऐसे में नीतीश कुमार के दौरे और अधिकारियों को दिए निर्देश के बाद इसकी उम्मीद भी काफी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने महंगाई और बेरोजगारी और अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा, आंकड़ों से ये साफ हो गया है कि बिहार बेरोजगारी, अपराध और महंगाई में नंबर 1 पर है। तेजस्वी यादव ने कहा, पिछले 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार का ये हाल है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के द्वारा अपने चुनिंदा मंत्रियों को Z श्रेणी और Y श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर भी निशाना साधा है। आंकड़े जो हम लोगों के सामने जो आए हैं, बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान है। यहाँ बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर 1 हो चुका है। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, उसमें बाकायदा ट्वीट में इसका जिक्र भी किया गया है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध में बिहार नंबर 1 है। इन सारी चीजों में जब बिहार नंबर 1 है और ये 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आंकड़ों को तो झुठलाया नहीं जा सकता। जो सच्चाई है उसको हमने बात को अपना रखा है और पूरी तरीके से हम बार बार बोलते रहे हैं, नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया, इनसे बिहार चलने वाला नहीं है। थके हुए मुख्यमंत्री हैं। बिहार में चुनिंदा मंत्री जो है, जो चुनिंदा जो मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है। यानी ये तय हो गया कि मंत्री भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे। तो सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पलटवार किया है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं है। उनके कार्यकाल में सीएम आवास के आपराधिक घटनाओं को संचालित किया जाता था। पर आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, काहे कि बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए और 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। ये करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समझौते पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम 370 बहाल करेंगे, कांग्रेस बताए इस मुद्दे पर किसके साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि कश्मीर एक अलग देश के नाम से जाना जाएगा, कांग्रेस बताए वो तिरंगा को हटाना चाहती है और नया देश बनाना चाहती है। कश्मीर में SC/ST को आरक्षण दिया गया, क्या कांग्रेस इसका विरोध करती है? और कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए पूरे भारत को कि क्या 370 के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि 370 फिर से बहाल करेंगे, आर्टिकल 35A फिर से हम बहाल करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है या भारत के लोगों के साथ है? दूसरा,
नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि इस देश में कश्मीर एक अलग देश के तौर पर जाना जाएगा और जिसको अलग झंडा का निशान भी देना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए और इंडी गठबंधन के लोगों को कि क्या आप तिरंगे के विरोधी हैं, तिरंगा नहीं चाहते हैं। सांसद पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस में नहीं हुआ मेरी पार्टी का विलय, ये बड़ा बयान सांसद पप्पू यादव की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा, अभी मैं कांग्रेस को वैचारिक समर्थन दे रहा हूं, 3 महीने बाद विलय पर फैसला होगा। कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 महीने बाद उनकी पार्टी का कांग्रेस में पूरा विलय संभव हो पाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। सदन और सदन के बाहर कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ विचारधारा मिलती है। कांग्रेस 3 महीना के बाद हम निर्णय लेंगे कि हम लोग का पूरा विलय कांग्रेस कब स्वागत करती है वो उन पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया गया। इस मौके पर पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कंकड़बाग में अरुण जेटली की प्रतिमा पर सभी नेताओं ने माल्यार्पण किया। और इस बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, सूटकेस में बंद मिला है एक बच्ची का शव। बताया जा रहा है कि 3.5 साल की बच्ची का शव एक लाल सूटकेस से बरामद किया गया है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग निराला निकेतन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मृतक बच्ची की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मनोज कुमार की बेटी मिष्टी कुमारी के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की शाम बच्ची की मां घर से बच्ची को लेकर अपनी बहन के बर्थडे पार्टी के लिए निकली थी, जिसके बाद शनिवार को स्थानीय लोगों ने बच्ची का शव उसके घर के पीछे एक झाड़ी में देखा। शव लाल रंग के सूटकेस में बंद था। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और इस बीच बच्ची के पिता मौके पर पहुंचे। फिलहाल बच्ची की मां लापता बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया है। उसका जानकारी हुआ अभी हमको 11 बजे सुबह आए तो मेरे घर से बैग गायब था। बैग देखे हैं, विंडो खोल के देखे तो बैग हमारे ही फेंका हुआ था, इसलिए हम सोचे नहीं। फिर हमको कुछ लोग बोले कि बैग जाके देखिए क्या है बैग में। बैग देखे हैं तो बॉडी था बच्चे की। बैग भी हमारे घर का, बंदी भी हमारे है नहीं। सुबह दुकान पे निकले हुए थे, उसके बाद रात में आए हैं तो देखे कि है नहीं, घर पे नहीं था। 2 बजे से मोबाइल बंद है। उसके बाद सब जगह खोजे हैं रिश्तेदार में, लेकिन कहीं नहीं मिला है। कैसे पता चला? यहाँ रूम में एक लाल कलर का बैग था, तो बैग देखे हैं कि नहीं है। बैग पूरा खोजे है तो नहीं, राम लोग बैग लेके चली गई हो कपड़ा लेके। तो सुबह बैग देखे हैं तो यहाँ पे मिला। कल से बच्ची और उसकी माँ कल दिन में अपने पति से बोली कि हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ, बर्थडे पार्टी है। उसके बाद उनके पति बताया कि रात में 10 बजे उनका मोबाइल बंद पाया गया। उसके बाद से उनका था पता नहीं चला। अभी बच्ची का लाश मिला है। देखिए, बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और इसी बीच कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बच्ची की मां कहां लापता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बच्ची की मां लापता है। तो सवाल यही है कि आखिर बच्ची की मां कहां है। सवाल तो ये भी बनता है, क्या हत्या के बाद शव छिपाने की कोशिश की गई है? और सवाल ये भी कि क्या किसी साजिश का शिकार हुई है बच्ची, क्योंकि 3 साल की बच्ची का शव सूटकेस से बरामद किया गया है। बढ़ते आगे, आज भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पहले तो डरा दिया, लेकिन बाद में एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू कर एक परिवार के चेहरे पर खुशी लौटा दी। मामला भागलपुर नौगछिया के इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध का है, जहां मुख्य अभियंता अनवर जमील गंगा के तेज पानी में बह गए। हालांकि मुख्य अभियंता लाइफ जैकेट पहने थे और उनका सफल रेस्क्यू भी कर लिया गया और अब वो सुरक्षित हैं। लेकिन इस हादसे ने पटना के नासरीगंज घाट हादसे की याद एक बार फिर से ताजा कर दी, जिसमें एक शिक्षक बह गए, जिसके बाद लाइफ जैकेट नहीं थी। ये रिपोर्ट देखिए।
गंगा नदी में बाढ़, पानी का तेज बहाव के बीचों बीच फंसे इंजीनियर और चीफ इंजीनियर का रेस्क्यू करती एसडीआरएफ की टीम। तस्वीरें भागलपुर नवगछिया के इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध की हैं, जहां टूटे तटबंध का मुआयना करने पहुंचे कटिहार के मुख्य अभियंता अनवर जमील गंगा में बह गए। तस्वीरें देखिए कैसे अनवर जमील पानी के तेज बहाव के बीच फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू कर रही है एसडीआरएफ की टीम। बोट हमारे एस्पर नंबर 9 के सामने गए गंगा की मेन धार में, तो वहाँ पे क्योंकि एस्पर के सामने हमेशा वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जब मोड़ने के क्रम में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, पानी का जो होता है ना फोर्स की वजह से, मतलब उसकी वजह से जो है हम जो है उसमें नदी साइड में गिर गए। गनीमत रही कि मुख्य अभियंता अनवर जमील लाइफ जैकेट पहने थे, लिहाजा एसडीआरएफ ने अनवर जमील का सफल रेस्क्यू कर लिया और उनकी जान बच गई। जरा सोचिए कि अगर लाइफ जैकेट नहीं होती तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती। कैसे रेस्क्यू हुआ सर? तो वहाँ जो हम जिस बोट पे थे उस पे वो एसडीआरएफ की टीम थी, एनडीआरएफ की जो टीम थी, उन्होंने अपनी कोशिश कर करके हमको जो है बचाया, क्योंकि एक वक्त तो भौर टाइप का भी डेवलप कर गया था, जिसमें पोजीशन ये लगा था कि अब बचाना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ऊपर वाला बचाने वाला होता है। और समझिए कि बहुत मतलब ऊपर वाले का बहुत हम शुक्र अदा करेंगे कि भाई एक पल का जो है ये मामला था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो एक रोज पहले ही नदी में बह गए शिक्षक अविनाश कुमार की है, जो पटना के नासरीगंज घाट से स्कूल जाते समय हादसे का शिकार हो गए थे और पानी के तेज बहाव में बह गए थे। अफसोस शिक्षक अविनाश के पास लाइफ जैकेट नहीं थी, अगर होती तो इस हादसे को भी टाला जा सकता था और आज हमारे बीच होते अविनाश कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां कोसी नदी में जलस्तर कम होने के साथ ही अब कटाव शुरू हो गया है और नदी ने किनारों में बने घरों को निकलना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि लोग खुद ही अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें नौहट्टा प्रखंड के केदली पंचायत के रामपुर गांव की है। यहां लोग अपना घर तोड़कर ऊंचे जगहों पर पलायन को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने साथ ही प्रशासन पर भी अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें ना ही नाव की और ना ही कोई और सुविधा मुहैया कराई गई है। देखें न्यूज़ 18 संवाददाता अनुभव सिंह की रिपोर्ट। कोसी नदी जब उभराती है तो लोगों को जो है अपना घर बार छोड़ करके पलायन करना पड़ता है, और वहीं जब जलस्तर कोसी नदी का घटता है तो लोगों का जो है कटाव का समस्या जो है बन जाता है और घर बार जो है कोसी नदी में समाने लगता है। अभी हम मौजूद हैं केदली पंचायत के रामपुर गांव में, जहां की दर्जनों घर जो है कोसी नदी में समा चुका है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह जो जिस आशियाने को बनाने में लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, वही आशियाने को जो है खुद से उजारना पड़ रहा है और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए यहाँ पे मौजूद है यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, रात भर कठिन हुआ है, लाखों दर्जनों जो है से घर जो है से कटा है इसमें। उसके बाद जो है नहीं नाव की व्यवस्था है, नहीं कोई चीज का है, घर कटा हुआ साइड में है, पानी है, जलस्तर सारे रखने की जगह नहीं है। एकदम कुछ न काटते चल गए सब चीज, घर के बानू उजारू ओतबेटा छीन लीला, हमरा उनका कोनो व्यवस्था दियो। कोई अभी तक आया है कि ना? कोई नहीं आया। क्या परेशानी रहेगा? 97 से तो हम लोग देखते आए हैं, हर साल हम लोगों के पंचायत का 400-500 परिवार विलीन होता है, घर कटता है, लोग कभी कट के इधर कभी कट के उधर अपना घर उजाड़ के ले जाता है। सरकार की तरफ से तो कुछ मिलता नहीं है, तो इसे में जो है लोग अपने घर बार को खुद उजाड़ रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निजी नाव का जो है किसी तरह जो भाड़ा पे व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पे जो है सरकारी स्तर पे जो है किसी तरह का नाव का व्यवस्था नहीं किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव।
नालंदा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारी है। जानकारी के मुताबिक सभी घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। चिकसौरी थाना क्षेत्र की वारदात बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मार दी है, जिसमें वो जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।